नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली आपकी 8 बजे साइंस प्लस जीके की क्लास होती है। तो आज की इस क्लास में आपके फिजिक्स के और जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। तो सभी लोग क्लास में आ जाइए और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और आप लोगों को कल एग्रीकल्चर का पीडीएफ मिल गया होगा, इसका पीडीएफ नहीं मिला था, तो इसका पीडीएफ आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्रीकल्चर का जो पीडीएफ रहता है वो 60 क्वेश्चन का रहता है, और इसका जो साइंस का पीडीएफ रहता है वो 50 क्वेश्चन का रहता है। तो जब ये क्वेश्चन कम पूरे हो जाते हैं तब आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऐसे ही आपके 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज आप लोगों को कुछ अलग से भी क्वेश्चन दिए गए थे, जनरल एग्रीकल्चर के और जीके के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, हमने प्रोवाइड करवाए थे। अगर अभी नहीं पहुंचे होंगे तो पहुंच जाएंगे आपके उसी जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम पे, उस पर आप लोगों के पहुंच जाएंगे। तो उसको आप लोग तैयार करिए, जो भी आप लोगों को उस पर प्रोवाइड किया जाता है वो आप लोग तैयार करते रहिए, तभी आप लोगों का अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा। और आज ये आपकी साइंस की क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। और भी अगर कोई बच्चा उस पर ऐड होना चाहता है तो उसके वही प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी जो उस पर टेलीग्राम चैनल पे जो बताया गया था आप लोगों को, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। जिसको नहीं पता है वो ये नंबर नोट कर लेगा, 9720 80 20 28, 9720 80 20 28। ये टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैटेट PDF 2022, तो आप लोगों को इसका प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे आप लोगों को PDF प्रोवाइड किया जाएगा। और कल आपका 2011 का जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था, 2011 का जो यूपी कैटेट का क्वेश्चन था, उसमें जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे वो आप लोगों को कल कराए जाएंगे। कल आप लोगों को 7:30 बजे वो कब कराए जाएंगे, तो 7:30 बजे आप लोगों को लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। अभी अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोगों को उसका लिंक पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल 7:30 PM पे आप लोगों का यूपी कैटेट एग्ज़ाम 2011 का एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। जितने क्वेश्चन हमें मिल गए थे वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, और वो क्वेश्चन आपके शिवम सर के द्वारा कराए जाएंगे। तो आप लोग उन कमेंट करके बताएंगे कि वो कैसा पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को उनकी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोगों को उनके द्वारा एक आध क्लास और प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ही करके आप लोगों को पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जिस सब्जेक्ट के जितने जितने क्वेश्चन मिल गए हैं वो सब सॉल्व कराए जाएंगे। हम सोचे हैं कि सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को कल के क्लास में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, तो सभी लोग क्लास में आएंगे कल की। चलिए आज ये क्वेश्चन देखते हैं। आज आपकी ये फिजिक्स के और जीके के क्वेश्चन होंगे। ये आप लोग देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ताप बढ़ने से इनमें से क्या बदलेगा। ताप बढ़ने पर इनमें से क्या बदलेगा। अरे ये क्वेश्चन तो कल हमने करा ही दिया था कि इसमें से मोलरता बदलेगी। ये क्वेश्चन तो कल हमने करा दिया था। कहाँ तक कर लिए थे क्वेश्चन, तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। 25 क्वेश्चन शायद कर लिए थे कल हमने, यहाँ तक हो गया था। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग कह रहे थे कि इंग्लिश में कराया करिए, तो चलिए आज से आप इंग्लिश भी यूज करेंगे। जो वैसे टर्म होंगे उनको इंग्लिश में बता देंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। आप सभी लोगों के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा, यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये आप लोग डेली का डेली तैयार करते चलिए। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल आप लोगों को एग्रीकल्चर का वो मिलेगा, एग्रीकल्चर 2011 में जो मेरठ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराया था उसके क्वेश्चन थे, तो वो आप लोगों को कराए जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास बहुत पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर रखे हैं 2011 से लेके अब तक के, तो वो सब आप लोगों को सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए अब आप ये देखिए, 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को तो डाइन सेंटीमीटर कहते हैं, इसमें तो कुछ इंग्लिश में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तथा गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देखिए,
चाहे किसी चीज़ का वेग हो या संवेग हो, वेग हो या संवेग हो, वो जितने गुना किया जाता है उतने गुने का स्क्वायर कर दिया जाता है। जैसे 2 गुना किया गया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे कितना, 4, तो 4 गुनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर 2 गुना स्क्वायर कर देंगे 4 गुनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगर संवेग को 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 यानी 9 गुनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो जितने गुना संवेग किया जाएगा उतने ही का स्क्वायर कर देंगे। जैसे 2 गुना किया गया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो उतनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो इसमें गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा आपकी हो जाएगी 4 गुनी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका वायल का नियम है। वायल का नियम कौन सा है इसमें, तो वायल का नियम है V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्लश सिस्टम में सिद्धांत कार्य करता है। फ्लश सिस्टम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, साधारण पंप, वायुचूषण, बल पंप या सायपंद दाव। तो इसमें कौन सा कार्य करता है, सायपंद दाव, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम कौन सा होता है, तो ब्रूस्टर का नियम इसमें से कौन सा है, आप सभी लोग पहले आंसर करिए इसका। ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम है एन कॉट आई पी इजिकल्स टू 1, एन कॉट आई पी इजिकल्स टू 1, ये ब्रूस्टर का नियम है, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो वो लोग, उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, उन लोगों का भी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए आप लोग शेयर कर दिया करिए क्लास को। ये है आपका गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो अवस्था परिवर्तन होते समय दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब अवस्था परिवर्तन होती है उस समय जो ऊष्मा दी जाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड बनते समय जो ऊष्मा दी जाती है उसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, वो पानी में कब बदलता है, पानी में जब तक बदलता है तब उसे कितनी वो दी जाती है ऊर्जा, ऊष्मा, तो उसको क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। और CGS में अगर मात्रक पूछा जाए, CGS में मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम इसका मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये केवल PAG वालों के लिए हैं। PCM वाले, PCB और PCB और PCM वाले GK के क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेंगे, इसी क्लास में है GK के क्वेश्चन, तो वो आप लोग करेंगे। और इससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके में भी केमिस्ट्री आती है, तो आप लोग इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है आपका, यदि समतल दर्पण पर किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कौन होगा। जैसे कोई समतल दर्पण है, आप लोग समझिए इसको, ये मान लो समतल दर्पण है, इस पे लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कोई रे आ रही है, यहाँ पे कोई रे आ रही है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। यहाँ पे कोई 90 डिग्री से यानी कि सीधी रेखा में कोई रे आ रही है सूर्य की, तो उसका जो परावर्तन कोण होगा तो वो कितना होगा, यहाँ से जैसे वापस जाएगी तो वो सीधी आ रही है तो सीधी ही वापस चली जाएगी, ऊपर से सीधी आ रही है तो सीधी ही वापस चली जाएगी। तो इसका परावर्तन कोण कितना हुआ, 0, परावर्तन कोण 0 हुआ, क्योंकि अगर इधर जाती, इधर उधर तो कहीं हुई नहीं है, तो कोण बनता बिल्कुल उसी रेखा पे वापस चली गई है, तो इसका परावर्तन कोण कितना होगा, 0। इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका, यदि क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तब अपवर्तनांक होगा, क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री हो तब अपवर्तनांक होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है 1/sin c। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं, n = 1/sin c या थीटा, साइन थीटा मान लो। तो साइन थीटा कितना है, थीटा आपका है 45 डिग्री, थीटा बराबर है, इसको c भी पढ़ते हैं, थीटा भी मान लेते हैं, तो ये है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री है। और साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है
साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। अब 1/√2 लिखेंगे, यानी 1/sin थीटा है तो 1/1/√2 लिखेंगे। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो 1/sin थीटा था तो 1/sin थीटा की साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये ऊपर पहुँच जाएगा, √2 जो है आपका वो ऊपर पहुँच जाएगा, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2, √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो √2 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका ml-1 t-2 विमीय सूत्र नहीं है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये पूछ रहा है ये किसकी विमा नहीं है। विमा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। तो किसका डायमेंशन नहीं है, ये प्रेशर का, प्रतिबल का, ए एंड बी दोनों, और शक्ति का। तो ये किसका विमीय सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो देखो, दाव का या प्रेशर का और प्रतिबल का दोनों का बराबर होता है, दोनों का यानी एक ही होता है डायमेंशनल फार्मूला, और शक्ति का अलग होता है। तो या तो ए एंड बी बहुत होगा या डी होगा। तो आप लोग इसका आंसर करिए। तो देखो, आपकी जो दाव की और प्रतिबल की विमा होती है ये होती है ml-1 t-2, ये दाव की और प्रतिबल की विमा होती है। शक्ति की विमा क्या होती है, तो शक्ति की विमा होती है m-1 L2 t-3। शक्ति की विमा क्या होती है, m-1 L2 t-3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति, क्योंकि ये शक्ति की विमा नहीं है। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को बता दें, जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए उनके लिए एक प्राइवेट ग्रुप बना है, उसमें जो लोग ऐड होना चाहते हैं, जिन लोगों को टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग ज्वाइन नहीं हैं, उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता चल पाया होगा। तो वो लोग, जो लोग ऐड होना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो लोग 97 20 80 20 28, ये एक टेलीग्राम नंबर है। इस पे आप लोग मैसेज करेंगे यूपी कैटेट PDF 2022, तो उस पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को PDF कैसे दिया जाएगा। तो उससे आप लोग PDF ले सकते हैं। PCM और PCB वालों के लिए अलग से वो है ग्रुप, और PAG वालों के लिए अलग है ग्रुप, टेलीग्राम पे ही है। तो जिन लोगों को चाहिए वो लोग उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में गलत संबंध है, इनमें से गलत संबंध कौन सा है। तो इसमें से गलत संबंध है 1 कूलम इंटू 1 जूल इजिकल्स टू 1 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, राइजोबियम कल्चर की कितनी मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। राइजोबियम कल्चर मैंने आप लोगों को बताया था, राइजोबियम कल्चर जो होता है उसका 200 ग्राम का पैकेट होता है, एक पैकेट 200 ग्राम का होता है। ये 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है, 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो 1 किलोग्राम के लिए कितना होगा, 200 ग्राम 10 किलोग्राम के लिए होता है, तो 1 किलोग्राम के लिए होगा आपका 20 ग्राम। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया था। अब यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे पीसीबी और पीसीएम वाले जो लोग हैं वो भी आ जाएं। तो उन लोगों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, तो वो लोग यहाँ से जीके के क्वेश्चन देख लेंगे। जीके के क्वेश्चन हैं ये आपका है, भारत के साथ सबसे छोटी थल सीमा, भारत के साथ सबसे छोटी थल सीमा किसकी है। चीन की, बांग्लादेश की, अफ़गानिस्तान की या श्रीलंका की। तो सबसे कम सीमा शेयर करता है भारत के साथ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान है वो, उसकी सबसे छोटी थल सीमा है, कितनी है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है, सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश। आपका बांग्लादेश की कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश शेयर करता है, और सबसे कम अफ़गानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका, क्षेत्रफल के अनुसार यूपी का स्थान, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है,
चौथा स्थान है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे राजस्थान आता है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे यूपी। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में पहला स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है? तो राजस्थान का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। एक बात बताइए आप लोग, जब से हमने 2 क्लास चलाई हैं तब से हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोच में पड़ जाते हैं कि पहले ये क्लास देखी जाए कि वो क्लास देखी जाए, तो इससे आप लोगों की क्लास छूट जाती है। सही कह रहे हैं हम या गलत कह रहे हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, कुछ बच्चे तो पूरी क्लास देखते हैं, कुछ बच्चे तो दोनों क्लास देखते हैं जो लाइव में आते हैं, लेकिन जो लाइव नहीं आ पाते हैं उन बच्चों की हम बता रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जितने क्वेश्चन आप लोगों को 2 क्लास में कराए जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को एक ही क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएँ, तो हमारे हिसाब से और अच्छा रहेगा। इससे आप लोगों का भी टाइम भी बचेगा और आप लोगों के एक भी क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। जैसे आप लोगों की ये PDF 2 दिन में ख़त्म होती है, तो इसको पूरे को एक ही दिन में करा दिया जाए, एक ही क्लास में इसको करा दिया जाए। जैसे आप लोगों का पहले चल रहा था कि एक दिन आपकी साइंस प्लस GK, एक दिन एग्रीकल्चर, ऐसे कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ना आप लोगों की एक भी क्लास छूटेगी और ना ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। अगर आप लोगों की क्लास छूट जाएगी तो हम इसलिए कह रहे हैं, अगर ये क्लास छूट गई, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए देते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये करा रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोगों की अगर क्लास छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के छूट गए और यही क्वेश्चन कहीं यूपी कैडेट में पूछ लिया गया। इसलिए हम कह रहे हैं आप लोगों को कोई क्लास नहीं छोड़नी है, हर एक क्लास में आप लोगों को टाइम पे आना है, हर एक क्लास देखनी है। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक ही क्लास प्रोवाइड की जाए, उसमें जितने क्वेश्चन आप लोगों को 2 क्लास में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप लोगों को एक ही क्लास में प्रोवाइड कर दिए जाएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज तो आपकी दोनों क्लास चलेंगी, अभी 8:30 बजे से आपकी एग्रीकल्चर की भी क्लास चलेगी। तो कल आप लोगों की एक ही क्लास रखते हैं, कल आप लोगों की 8 बजे, वो अभी हम आपको 7:30 बजे बता रहे थे, वो आपका 8 PM पे ही होगा। 8 PM पे आप लोगों को कल यूपी कैटेट 2011 का पेपर सॉल्व कराया जाएगा। यूपी कैटेट 2011 का जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है वो आप लोगों को कल सॉल्व कराया जाएगा। जितने क्वेश्चन हमें मिल गए थे, देखो पेपर तो मिलता नहीं है उसका, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो हम हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन हैं, तो उसी हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। जितने क्वेश्चन मिल गए थे वो आप लोगों को कराए जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों के पिछले 10 साल के पेपर ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे। और आप लोग जो प्राइवेट ग्रुप पे ज्वाइन हैं उन लोगों को बता दें, आप लोगों को अलग से भी कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, जो लगेगा इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को उस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए तो अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका, भारत में डाक विभाग तथा लोक कार्य विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? डाक विभाग तथा लोक कार्य विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1854 में, 1854। कब हुई थी? 1854 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, परसेंटेज के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या मिजोरम? यहाँ पे देखो प्रतिशत के अनुसार पूछा है, प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो आपका हो जाए मिजोरम, यानी कि जिसका जितना एरिया है, मिजोरम आपका छोटा राज्य है, यानी ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो मिजोरम में जितना एरिया है उस एरिया में कितने % क्षेत्रफल पर वन है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका मिजोरम है। तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया पूछा जाए तो आपका होगा मध्य प्रदेश। यहाँ पे प्रतिशत ना पूछ के ये पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला एरिया है, एरिया कौन से राज्य का है, तो आपका होगा मध्य प्रदेश। तो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे,
इसका जो प्रतिशत के अनुसार पूछा है तो इसका राइट आंसर मिजोरम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मध्य प्रदेश है आपका, वो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे स्थान पे आता है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। ये है आपका नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज़ उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है आपका दार्जिलिंग किस राज्य में है? दार्जिलिंग किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, यूके में, वेस्ट बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में? तो दार्जिलिंग जो है वो कौन से राज्य में है? ये आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। यह है आपका बैंकों के द्वितीय राष्ट्रीयकरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हुआ था 6 बैंकों का, 6 बैंकों का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका भारत जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? यहाँ पे 2011 के अनुसार लिंगानुपात पूछा है, अभी आगे का तो डेटा नहीं आया है। तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 1000:943, यानी 1000 मेल पे 943 फीमेल हैं। लिंगानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो बोलते हैं इसको। और अब जो डेटा आया है, यानी लिंगानुपात का डेटा आ गया है, तो अब का जो डेटा है वो आप लोग नोट कर लेंगे। 2021 का जो डेटा है, 2021 का, वो है 1000:1020, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया है। जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा संख्या हो गई है महिलाओं की। 1000 मेल पे 1020 महिलाएं, यानी फीमेल हैं, तो महिलाओं की संख्या बढ़ चुकी है। 1000 मेल पे 1020 फीमेल हो चुकी हैं, लेकिन 2011 के अनुसार क्या था? 1000:943। तो अब कितना हो गया है? 1000:1020। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका राष्ट्रीय गीत गाने में समय लगता है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 63 सेकंड। और राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत को गाने में 63 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका मोहनजोदड़ो किस नदी पर बसा है? मोहनजोदड़ो किस नदी पर बसा है? तो ये सिंधु नदी पर, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर बसा है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे आखिरी में कौन उपनिवेश आया? नहीं, कौन उपनिवेश गया? भारत से सबसे आखिरी में कौन गया था? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या डेनिश? तो सबसे आखिरी में गए थे पुर्तगाली जो हैं वो सबसे आखिरी में गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो जीके के भी क्वेश्चन मिल गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर के जिन क्वेश्चन जौन से ईयर के मिल गए होंगे यूपी के टेट के, वो भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यानी कि पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन मिले हैं हम लोगों को, वो सब आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप लोगों को पता चल सकेगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2018 में बांदा यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया था, इस बार भी बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है। तो 2018 का भी पेपर, 2018 के काफ़ी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिए जाएंगे। तो ये आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? मूल अधिकार जो हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो मूल अधिकार जो हैं वो 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 से 32, क्योंकि यही इसके आसपास है, तो 14 से 32 इसका सही हो जाएगा। तो आज के आपके क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो अब मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर की क्लास में। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे पास प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर रखे हैं, तो वो सब आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करा दिए जाएंगे। आप लोग बस सपोर्ट को बनाए रखिए
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर किया करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छा करने की सोचेंगे। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दिया करिए। और आप लोगों को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, हर एक क्लास देखनी है। ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए अब मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर की क्लास में। और कल आप लोगों का यूपी कैटेट 2011 का एग्रीकल्चर का जो पोर्शन था वो आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा, 2011 का एग्रीकल्चर का पोर्शन। तो आप सभी लोग क्लास में आइएगा, कल आपको 8 बजे वो क्लास मिलेगी। तो चलिए अब मिलेंगे आपको अभी 8:30 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।